हेलो बच्चों, वेलकम टू स्वाध्याय ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th क्लास में। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। जल्दी का मतलब है ये नहीं कि हम उसको खींच देंगे एक ही चैप्टर एक ही बार में और पूरा ख़त्म कर देंगे, नहीं, हम इन डिटेल भी करेंगे उनको। लेकिन क्योंकि आपने उसको पढ़ रखा है और टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा बचा नहीं है, 11th क्लास में वैसे भी क्लासेस लेट शुरू होती है, तो उसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं, जैसे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेट्रा, इन सबको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है, पर इसकी 6 से 7 वीडियो तो बनेंगी। तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इस चैप्टर के नाम से ही बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी था, क्यों सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके उनको एक सिमेट्रिकल वे में अरेंज करना ज़रूरी था। तो इसके लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो ये कहानी है उस समय की, सन 1800। एलिमेंट्स का काउंट था 31। 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, पर कुछ ही समय बाद 65 ईयर्स में एलिमेंट्स का काउंट डबल हो गया और डबल से भी ज़्यादा 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। ठीक है, और आज की डेट में आप जानते ही हो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से लास्ट के ज़्यादातर एलिमेंट्स या तो दूसरे एलिमेंट्स के डीके प्रोडक्ट्स हैं या फिर मैन मेड या सिंथेसाइज एलिमेंट्स है। ठीक है, तो बात ये थी कि 31 या फिर 63 एलिमेंट्स को, अब 31 ही ले लो, चलो 31 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या थी। इसलिए क्योंकि देखो 31 एलिमेंट्स कम नहीं है, उनकी हर एक की इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनके अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या है, सब जानना थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या करा, उनको अरेंज करने का, एक सिमेट्रिकल वे में अरेंज करने का कोई तरीका ढूंढा। ठीक है, अब उनको अरेंज करना था और ये धीरे धीरे बढ़ भी रहे थे, तो इस चक्कर में काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना पीरियोडिक टेबल, अपना अपना सिमेट्रिकल वे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि नए एलिमेंट्स आ गए या उनके अंदर डीमेरिट्स आए, जिस वजह से जो पिछले पीरियोडिक टेबल से या पिछले सिमेट्रिकल वेज थे जो उनको हमको कैंसिल करना पड़ा और नेक्स्ट पे जंप करना पड़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऐसे ही तीन सिमेट्रिकल वेज की बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे डोबर्नर, उसके बाद न्यूलैंड के बाद हमारे मेंडलीव, और मेंडलीव के अलावा मेंडलीव के साथ ही एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन वो फेल हो गए या उनके डीमेरिट्स ज़्यादा निकले, इस वजह से हम उनके बारे में उतना जानते नहीं हैं। तो कॉपी किताबें निकाल लीजिए, नोट्स बनाने शुरू कीजिए और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन डोबर्नियर। जॉन डोबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट थे। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने 1800 में भी ये चीज़ कंसीडर करी कि एलिमेंट्स के अंदर कुछ ट्रेंड चल रहा होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ एक ट्रेंड में चल रही होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फर्क तो इनका यही था कि इन्होंने ही सबसे पहले हमको बताया कि एलिमेंट्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद फिर 1829 में जाके इन्होंने अपना फर्स्ट ट्राइड दिया। ठीक है, इन्होंने अपना लॉ प्रेजेंट करा, इन्होंने अपना जितना भी काम करा था वो प्रेजेंट करा। जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, डोबर्नर्स ट्राइड्स। ठीक है, तो ट्राइड मतलब 3 का ग्रुप। डोबर्नर ने एक लॉ दिया, कुछ ग्रुप्स बनाए एलिमेंट्स के, उसमें क्या था, 3 के ग्रुप बनाए। 3 एलिमेंट्स लिए, उनको एक ग्रुप में डाला, अगले 3 लिए, उनको एक ग्रुप में डाला, तो ऐसे ही उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। ठीक है, अब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट,
उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लो उनका ये ट्राइड था A B C, ठीक है। उन्होंने ट्राइड बनाया, ट्राइड के अंदर उन्होंने 3 एलिमेंट डाले A B और C, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर मैं A का और B का एटॉमिक मास लूँ और उसको हाफ करूँ तो अराउंड B के एटॉमिक मास के बराबर आता है। क्या बोला उन्होंने कि A और B के एटॉमिक मास को ऐड करके उसका हाफ करूँ तो B के एटॉमिक मास के बराबर आता है। चलो इनकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो जॉन डोबर्नर कहाँ के थे? जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है। ये जर्मन केमिस्ट आपके एग्ज़ाम व्यू से आएगा नहीं, पर अच्छा हो अगर जानते हो तो, ठीक है। तो इन्होंने बोला द मिडल एलिमेंट ऑफ tried have about halfway the atomic masses of the atomic mass, sorry, the atomic mass of middle element of triad have about half the way of the atomic masses of other element in triad, ठीक है। तो ये उनका लॉ था, ये उनकी इस चीज़ से उन्होंने अपने ट्राइड को डिफाइन करा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया, इन्होंने 3 ट्राइड्स बनाए थे, 3 ग्रुप बनाए थे, तीनों में हर ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स थे। और उन्होंने बोला कि अगर A का मास 1 है, B का 2, C का 3, ठीक है, तो अगर मैं A और C के मास को, एटॉमिक मास को ऐड करूं और उसका हाफ करूं तो अराउंड B के एटॉमिक मास के बराबर देगा, ठीक है। ये चीज़ नोट करनी है तो नोट कर लीजिए आगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब जो इन्होंने ट्राइड दिए थे वो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट थे। सबसे पहले ट्राइड में इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया। लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127, ठीक है। और अगला था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, इसका 88, इसका 137, हाँ 137, ठीक है। तो देखो इसमें हम डोबर्नर का एटॉमिक ट्राइड लगा के देखेंगे, इनका लॉ लगा के देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए लिथियम का और पोटेशियम का एटॉमिक मास 7 + 39/2 दैट इज 23, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम का 40 + Ba का 37/2 कितना हो गया 7, 4 और 3 7 1/2, ठीक है। 6 8 तो आया 88.5, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्सेप्शन इस ग्रुप में भी है और इधर भी है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैं इनके डीमेरिट्स में बताऊंगा कि क्या हुआ। अभी हमने इनके एग्जांपल्स देख लिए, अब देखते हैं डीमेरिट्स, इनके डीमेरिट्स और मेरिट्स।
फेलियर नहीं बोलूँगा, फेलियर क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट करा, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात थी। फेलियर बोलना गलत होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मेरिट्स की। फर्स्ट मेरिट क्या होगा? फर्स्ट मेरिट तो यही होगा कि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इनको अरेंज करा। एलिमेंट्स इन ट्राइड। ठीक है, सेकंड क्या होगा? देखो, फर्स्ट पर्सन तो थे इन्होंने जिन्होंने ट्राइड में अरेंज करा, लेकिन इनके ट्राइड में एक्चुअली में ये देखा गया कि जो एलिमेंट्स थे वो एक जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज थी। ठीक है, तो ऑफ सेम ग्रुप actually show similar properties। ठीक है, दो मेरिट्स हो गए, इसको जल्दी से लिखिए, फिर डीमेरिट्स करवाता हूँ। लिख लिया? चलो, अब डीमेरिट्स। तो देखो, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था, कैल्शियम वाले ग्रुप में एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट आना चाहिए था 88, पर आ कितना रहा था? 88.5। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन वाले ग्रुप का। क्या क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। इन दोनों को ऐड करो, 0.5, 752, 1 कैरी 6, और ये 1/2 जाएगा कितने पे? 8 और 1.25। तो देखो, ब्रोमीन का आना चाहिए था 80 एटॉमिक मास, पर आ कितना रहा है? 81.25। तो पहला डीमेरिट तो यही हो गया। क्या हुआ पहला डीमेरिट? कि इनका खुद का लॉ कई बार, 2 बार तो हमारे सामने ही, इनका खुद का लॉ ब्रेक हो रहा था। ठीक है, ठीक है। सेकेंड डीमेरिट, इन्होंने 1929 तक 40+ एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर हो गए थे, लेकिन इन्होंने अरेंज कितने कर पाए? सिर्फ 9। ठीक है, सिर्फ 3 ग्रुप बने और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करा। तो सेकंड डीमेरिट क्या हो गया? कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं करा, या ये कर नहीं पाए। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑल नोन एलिमेंट्स आर नॉट इन ट्राइड, कि सारे नोन एलिमेंट्स उस वक्त के ट्राइड में शामिल नहीं थे। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो। ठीक है, तो हमारे सर जॉन डोगनर तो डीमेरिट्स दे गए। उनके बाद आए हमारे न्यूलैंड सर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। अब
बस इसको थोड़ी सी जल्दी से रिवाइज करते हैं। आप जॉन डोबर्नर का ट्राइड वाला लॉ भी पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ ट्राइड, और इसके बाद आप मेंडलीव का, डिमित्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसको भी पढ़ चुके हैं। तो इनको हम पढ़ तो चुके हैं, पर क्योंकि 10 से 11 में आए हैं तो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं इनके बारे में, मेरिट्स डीमेरिट्स, कैसे इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल या अपने सिमेट्रिकल वे को प्रेजेंट करा, या क्या क्या हुआ। ठीक है, तो न्यूलैंड जो थे वो बेसिकली थे इंग्लैंड से। ठीक है, एक इंग्लैंड के केमिस्ट थे। न्यूलैंड को है ना म्यूज़िक बहुत पसंद था। क्या पसंद था? म्यूज़िक। और एक केमिस्ट तो थे ही, तो इनको केमिस्ट्री भी पसंद थी। ठीक है, इन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या चीज़ें थी? 2 चीज़ें थी। पहला, इन्होंने सारे एलिमेंट्स को, जितने भी उस वक्त के नोन एलिमेंट्स थे, ठीक है, जितने को अरेंज कर सकते थे, उनको इन्होंने, सारे नोन तो नहीं पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स को इन्होंने क्या करा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करा। ठीक है, क्या करा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे एटॉमिक मास बढ़ता रहेगा और इन्होंने उस हिसाब से अरेंज करा। अच्छा, अरेंजमेंट तो कर दी। फिर ऑक्टेव का क्या फंडा है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों आया? तो देखो क्या होता है ना कि म्यूज़िक में हमारे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, नी के बाद जो अगला सुर आता है वो फर्स्ट वाले का रिपीटेशन होता है। ऐसे ही क्योंकि हमारे जो न्यूलैंड थे उनको म्यूज़िक बहुत पसंद था, तो इन्होंने बोला कि जो मैंने अरेंज करे हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो इस हिसाब से होंगे कि कहीं से भी, मैं कहीं से भी काउंट शुरू करूं तो 8वां एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपना ऑक्टेव बनाया। देखो सबसे पहले आया लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद, क्योंकि इस वक्त तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, तो आया Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन के बाद अगला आता है नोबल गैस आर्गन, लेकिन नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, तो हम नीचे आ जाएंगे पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इन्होंने अपने लॉ में क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बोला कि मैं इस पीरियोडिक इस अरेंजमेंट में, इस ऑक्टेव में कहीं से भी काउंट शुरू करूं, जो 8वां एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट वाले के। फर्स्ट जैसी ही प्रॉपर्टी शो करेगा। देखो जैसे लिथियम Li, ठीक है, लिथियम फर्स्ट, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद 8वां एलिमेंट आया कौन सा? सोडियम। ठीक है, तो सोडियम और लिथियम एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव के वजह से, या फिर अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड सोडियम और लिथियम सेम प्रॉपर्टी शो करने चाहिए थे। ऐसे ही अगर मैं देखूँ तो बेरिलियम के बाद मैग्नीज इसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, कार्बन और सिलिकॉन एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने 7 ब्लॉक्स बनाए, 7 ग्रुप्स बनाए और एलिमेंट्स को उसमें अरेंज करा। ठीक है, तो इनका लॉ लिख देता हूँ, इसको नोट करना है। अब तक अगर अपने हिसाब से नोट करना है कुछ तो नोट कर लो, फिर मैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखता हूँ। लिख लिया? बना लिया ये? ठीक है, चलो। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, starting from anywhere, the 8th element shows similar
properties as the first one, or we can say the eighth element is the eighth element show repetition of फर्स्ट वन। ठीक है, तो देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को ध्यान से पढ़ लो, पूरा न्यूलैंड्स ऑक्टेव समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है यार, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर द एट्थ एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन, कि उनके लॉ ऑफ ऑक्टेव में, उनके ऑक्टेव में कहीं से भी स्टार्ट करो, किसी भी एलिमेंट से, जो आठवां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट जो काउंट शुरू करी थी हमने जहाँ से, उस वाले एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, या यूँ बोल दो रिपीटेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट का। कौन सा एलिमेंट? आठवां एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के रिपीटेशन होगा। इसको लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिया? चलो नोट्स बनाते रहिए। ये चीज़ें लगती आसान है पर बाद में दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं मेरिट्स। ठीक है, इनका सबसे बड़ा मेरिट क्या था कि elements in octave of same group shows similar properties। ठीक है, एलिमेंट्स जो थे ऑक्टेव के वो हर ग्रुप में एक्चुअल में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर आ रही थी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ग्रुप में आए थे, और हम जानते हैं कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक एक जैसी होती है। इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीज और कैल्शियम। ठीक है, ये तीनों एक ग्रुप में थे, और हम जानते हैं आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये तीनों एक ही ग्रुप में होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा मेरिट यही था। ये लिख लिया? लिख लिया? डीमेरिट्स। ठीक है, 10th में पढ़ के आए हो, तुम लोगों को पता ही होगा कि न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव की दो सबसे बड़ी डीमेरिट्स थी, दो सबसे बड़ी खामियां थी। फर्स्ट, ओनली लाइटर एलिमेंट्स ओबे या फॉलो लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, कि लॉ ऑफ ऑक्टेव में सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स थे, और लाइटर एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आए उन सब का एटॉमिक मास भी बड़ा था, और उन सब की प्रॉपर्टीज़ भी लॉ ऑफ ऑक्टेव के वजह से सिमिलर नहीं हो रही थी। मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव में जैसा बोला है कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, कैल्शियम के आगे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते तो वैसी चीज़ हम नहीं देख पा रहे थे। रीज़न, जब आप न्यू पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं होता ऐसा। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि देखो याद करो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि न्यूलैंड ने अपना जो लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया किस बेसिस पे बनाया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है,
अब सेकंड डीमेरिट क्या था इनका कि इन्होंने नोबल गैस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, या फिर जो अननोन एलिमेंट्स थे उस वक्त तक उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, तो नोबल गैसेस न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद आई थी, मतलब मेंडलीव के भी बात आई थी वैसे तो देखो अब क्या हुआ इनकी देखते हैं एक बार फिर से। लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद सोडियम। देखो ये चीज़ इन्होंने करी थी अपनी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम। इन्होंने एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे इसको लगा दिया था। अब उस वक्त तक हमारी नोबल गैस तो आई नहीं थी। ठीक है, इन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए थे, सारे गामा पा धा नी। ठीक है, अब जैसे ही अगर मान लो मैं इधर नोबल गैसेस को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है, तो नोबल गैसेस का एटॉमिक मास फ्लोरीन के बाद आएगा, फ्लोरीन के बाद आएगा नोबल गैस, ठीक है, नियॉन, और नियॉन के बाद आता है हमारा सोडियम। तो देखो अगर नोबल गैसेस होती तो क्या होता, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के वजह से जो 8वां एलिमेंट होता वो सोडियम ना होके नियॉन होता, और यहाँ होता हमारा सोडियम। ठीक है, अब लिथियम और नियॉन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लिथियम जो है वो एक एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, जबकि नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है। नोबल गैस हम जानते हैं कि इनर्ट होती है, कोई भी रिएक्शन वगैरह जल्दी से शो नहीं करती, लेकिन लिथियम हमारा एक मेटल है जो कि रिएक्शंस शो करता है। अब इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है नहीं, और इसी तरीके से आगे और भी 2 आते इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव के उसमें। ठीक है, जहाँ तक इन्होंने लगाया था, एक और अभी आर्गन और आता। ठीक है, तो देखो उसके वजह से क्या होता कि इनका ऑर्डर जो है बिगड़ जाता। फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एवरी 8th एलिमेंट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन, वो तो ओबे हो ही नहीं रहा। और अगर लॉ ही ओबे नहीं हो रहा तो लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ से रहेगा, कहाँ से टिकेगा। ठीक है, तो सेकंड डीमेरिट इनका ये था कि नोबल गैसेस जो थी उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी, और जानते हो नोबल गैस अगर आ जाती तो इनका लॉ ब्रेक होता पूरी तरीके से। ठीक है, ये हो गया, लिख लो, इसको नोट कर लो।